नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इंडिया चाहता है मैं आपको बहुत स्वागत है। आज के मुबारक दिन पर आप सबको एबीपी न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर यह देश आज गर्व और गौरव से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। उसमें हमारी कामयाबियों को गिनाया और कामयाबी के रास्ते का पत्थर बन चुकी समस्याओं को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी आज देखने को मिली। तो इंडिया चाहता है मैं आज आप देखेंगे पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमला किया तो क्यों कुछ नेताओं को लगने लगा डर। आप ये भी देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए मिशन 2047 में कौन कौन से लक्ष्य तय कर लिए हैं। और आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि जब देश आजादी का जश्न मना रहा है उस वक्त देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी को किसने की है धमकी वाली 8 कॉल्स। तो शुरुआत उन समस्याओं से करते हैं जो देश की तरक्की में बाधक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अगर नया भारत बनाने के लिए 5 प्रण लेने की बात की तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लड़ने की हुंकार भी पीएम की तरफ से भरी गई। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या परिवारवाद भ्रष्टाचार पर हमला करके पीएम मोदी ने विपक्ष को बेनकाब कर दिया है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगी। और मैं ये बात इसलिए भी पूछ रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परिवारवाद, भ्रष्टाचार और आजादी के मतवालों को लेकर कुछ विमर्श पेश किए। इस पर विपक्ष की तिलमिलाहट दिखी है। तो आखिर क्यों परिवारवाद, वंशवाद पीएम मोदी जब सवाल उठाते हैं तो विपक्ष के कुछ नेताओं को मिर्ची लग जाती है? इसको लेकर समझने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। भारत की विविधता ही भारत की एक अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। लाल किले के प्राचीर की ये सीढ़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों से बखूबी वाकिफ हैं। आखिर 9वीं बार वो हिंदुस्तान के गर्व से जुड़े तिरंगे को फहराने के लिए लाल किले पर पहुंचे। आजादी के 75 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने जिस एक अहम समस्या की तरफ देश का ध्यान खींचा वो है वंशवाद। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है। राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जब वंशवाद पैर पसारता है तो असली योग्यता घुटन में दम तोड़ देती है। इस पीड़ा को पीएम मोदी ने लाल किले से देश के साथ साझा किया। जब प्रधानमंत्री मोदी वंशवाद की बात कर रहे थे तो आपको विपक्षी दलों में फैले वंशवाद का जहर साफ साफ दिख रहा होगा। कांग्रेस में राहुल और प्रियंका गांधी, नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी, आरजेडी में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, लालू परिवार की दूसरी पीढ़ी, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, मुलायम परिवार की दूसरी पीढ़ी, टीएमसी में अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के परिवार की दूसरी पीढ़ी, झारखंड में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन परिवार की दूसरी पीढ़ी, शिवसेना में आदित्य ठाकरे, ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी, एनसीपी में अजित पवार और सुप्रिया सुले, शरद पवार परिवार की दूसरी पीढ़ी, टीआरएस में केटी रामाराव और के कविता, चंद्रशेखर राव की दूसरी पीढ़ी, वाईएसआर कांग्रेस में जगन मोहन रेड्डी, राजशेखर रेड्डी परिवार की दूसरी पीढ़ी, जेडीएस में प्रांजल रेवन्ना, देवगौड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी, डीएमके में उदयनिधि स्टालिन,
करुणानिधि परिवार की तीसरी पीढ़ी। नागरिकों का कर्तव्य ये हमारे आने वाले ये फहरिस्त बहुत लंबी है, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन ये नाम कम नहीं होंगे, क्योंकि 75 साल की आजादी में कुछ लोगों ने वंशवाद को अपनी आजादी का हिस्सा बना लिया। पीएम मोदी चाहते हैं कि देश को इस वंशवाद से आजादी मिले। हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। वंशवाद से मुक्ति मिलेगी तो विकास का नया रास्ता खुलेगा, लेकिन जिनके लिए वंशवाद ही रोजगार का जरिया है, उनका तिल मिलाना स्वाभाविक है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया तो जुबान पर चुप्पी ओढ़ी और चुपचाप हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ी में बैठकर चले गए। यही सवाल कांग्रेस में नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने भी रखा गया कि पीएम मोदी वंशवाद को लेकर चिंतित हैं। आप लोगों की क्या चिंता है, तो उनका जवाब सुनिए। पीएम का जो स्पीच है लाल किले से, उस पर देखिए, मैं नहीं समझती कि आज के दिन हमें राजनीति करनी चाहिए। वो करना चाहें तो उन पर निर्भर है, लेकिन हम नहीं करना चाहते। आज स्वतंत्रता दिवस है, 75वां है, खुशी का मौका है, सबको एकजुट होकर मनाना चाहिए। देखिए भैया, मैं कमेंट नहीं करूंगा इन चीजों पे, मगर सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वंशवाद की राजनीति से उपजी तीसरी पीढ़ी शिवसेना में भी अपनी धमक दिखा चुकी है। बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे और अब उनके बेटे आदित्य ठाकरे। लेकिन शिवसेना की प्रवक्ता को ये वंशवाद वैसा ही अच्छा लग रहा है मानो दाग अच्छे हैं। ये परिवार आप नॉर्थ इंडिया से देख लीजिए साउथ इंडिया तक, ये लोग अपने बलबूते पे जीत कर आए हैं। ये जनता का विश्वास जीत कर आए हैं। पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकारों में उनका योगदान रहा हो, वो एक रीजनल एस्पिरेशन को करते हैं। ये कहना कि इनको खत्म करना है तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही दुखदाई सोच है। समाज के आखिरी आदमी तक सत्ता की सीधी भागीदारी, इस रास्ते का पत्थर है वंशवाद। पीएम मोदी ने उसी वंशवाद पर नकेल कस दी है। अब तिलमिलाहट तो होगी ही। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना यह है कि परिवारवाद के कारण प्रतिभाएं बेवक्त दम तोड़ देती है। उस पर से भ्रष्टाचार इस देश को खोखला बनाता है। इसीलिए जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार से होने वाले नुकसान की तरफ इशारा किया है। लेकिन पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर बोलना विपक्ष के कई नेताओं को बेहद नागवार गुजरा। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था कि मैं किसी को गंदे पैरों के साथ अपने दिमाग से गुजरने नहीं दूंगा। लाल किले की प्राचीर से आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर पीएम मोदी के जहन में भी भ्रष्टाचार का वही घाव बजा रहा था। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तो देश का कायाकल्प नहीं होगा। पीएम मोदी का दुख इस बात से और बढ़ गया कि भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन होता है। कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारों में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोला। भ्रष्टाचार के आरोप तो तमाम नेताओं पर लगे हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला से लेकर लालू यादव तो बाकायदा सजायाफ्ता हैं। अब भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी ने चोट की, वो भी आजादी के सबसे ऊंचे टीले से, तो जिन पर चोट लगी उनका तिल मिलाना
स्वाभाविक है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बोले कि अपने मंत्रियों का भ्रष्टाचार देखें पीएम। तो अपने मंत्रियों पर जांच बैठाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पीएम मोदी ने एक तरफ भ्रष्टाचार के दोषियों और आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया, तो दूसरी तरफ जिनके घरों में करोड़ करोड़ निकल रहे हैं उन पर भी इशारों में ही हमला बोला। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 17 लाख लोगों के सिर पर एक अदद छत नहीं है। पीएम मोदी की नजरों में वो बेघर लोग थे और उनकी दुर्दशा को उन्होंने करोड़ करोड़ के भ्रष्टाचार करने वालों से जोड़ दिया। जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पास वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी की सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले पार्थ चटर्जी और उनकी खासम खास अर्पिता मुखर्जी के घरों और ठिकानों से करोड़ों रुपए नगद मिले थे। ममता बनर्जी ने पार्थ को बर्खास्त करके अपना पल्ला तो छुड़ाना चाहा, लेकिन भ्रष्टाचार का दाग जल्दी छूटता कहाँ है। बंगाल बीजेपी को भी लग रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो ममता सरकार को 2026 का मुंह नहीं देखने देगी। सरकार की सारे मंत्री अब भ्रष्ट है और इनके खिलाफ जब इंक्वायरी होगी तो सबका जेल होगा। तो ये हो सकता है कि हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का कैबिनेट का बैठक जेल के अंदर, अलीपुर सेंट्रल जेल में होगा। चाहे परिवारवाद का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस अक्सर आ जाती है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच लगातार चल रही है। इन लोगों को कई बार ईडी दफ्तर के चक्कर भी काटने पड़े। इसी मामले को लेकर पीएम मोदी कई बार तंज कस चुके हैं। बैलगाड़ी नहीं, बेलगाड़ी। आखिर कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले करीब करीब कई नेता और कई पूर्व मंत्री आजकल बेल पर यानी कि जमानत पर है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन भ्रष्टाचार की दुखती रग को दबाया तो कांग्रेस तिल मिला उठी। भ्रष्टाचार तो अब 8 साल से उनके पास जिम्मेदारी है, क्यों जगह जगह फैली हुई है। यहाँ किस गलतफहमी में रहे कि इन्होंने दूर कर दी। नीचे निकल के देखिए, जगह जगह जाके देखिए लोगों के काम उसके बिना क्या हो पाते हैं। भ्रष्टाचार वो दीमक है जो किसी मजबूत देश को भी खोखला कर सकता है। भारत को अभी विकास के रास्ते पर मीलों चलना है। ऐसे में भ्रष्टाचार के दीमक लगे पहिए से वो कितने कदम आगे बढ़ पाएगा, पीएम मोदी की यही चिंता रहती है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। दीमक लकड़ी को खा जाती है, भ्रष्टाचार देश को। अगर कोई सरकार भ्रष्टाचार को छुपाने की, दबाने की कोशिश करती है तो वो देश से धोखाधड़ी करती है। आपके सामने अब मैं उन राज्यों की लिस्ट पेश कर रही हूं जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच को हरी झंडी नहीं दिखाई, लाल झंडी दिखा रखी है। नतीजा यह हुआ कि वो मामले हवा में लटके हुए। कौन कौन से मामले हैं ये जानिए। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। 27 मामलों में सीबीआई जांच अटकी हुई है। इन मामलों में 1194 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र 168 मामले हैं जिनमें 29,040 करोड़ रुपए फंसे हैं। पंजाब में 9 मामले 255 करोड़ रुपए फंसे हैं। राजस्थान में 4 मामले 12 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। झारखंड में 6 मामले हैं 331 करोड़ रुपए फंसे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में मामले 7 हैं जिनमें 80 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से 6 राज्य हो गए। 6 राज्यों के 221 मामले, कुल मिलाकर 30,912 करोड़ रुपए के मामले फंसे हुए हैं। यानी 30,912 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले। ये आंकड़े इसी साल 30 जून तक के हैं और इसे कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। ये सारे मामले भ्रष्टाचार के हैं, लेकिन सीबीआई तब तक इनकी जांच नहीं कर सकती जब तक राज्य सरकारें इसको लेकर हरी झंडी ना दिखाएं। मामला
जनता के पैसे की लूट का है, लेकिन सियासत में उलझा हुआ है। और सियासत की विडंबना ही यह है कि वो भ्रष्टाचार पर भी उलझती है और नायकों के सम्मान पर भी उलझती है। अब दिखाते हैं आपको। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर का नाम क्या ले लिया, कांग्रेस आहत हो गई और ऐसी आहत हुई कि इतिहास की किताबों के पन्ने उलटने लगी। फिर तो सियासी जंग छिड़ गई। इसको समझने के लिए ये विस्तृत रिपोर्ट आप देखिए। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड गर्क में था। हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने जब देश के नायकों को नमन किया तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस पर सियासत होगी, लेकिन हुआ वही। जी हाँ, अपने भाषण के शुरुआती हिस्से में ही प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी का नाम लिया, नेताजी का नाम लिया, बाबा साहेब का नाम लिया। इन तीन नामों पर किसी को एतराज नहीं था। एतराज हुआ चौथे नाम पर। वीर सावरकर के जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। महात्मा गांधी, अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस के साथ जैसे ही पीएम मोदी ने सावरकर का नाम जोड़ दिया, कांग्रेस को मिर्ची लग गई। सोनिया गांधी ने सावरकर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके जख्मों पर इस नाम का नमक इतना तेज लगा कि उसका दर्द उनके संदेश में छलक आया। आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने में तुली हुई है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानी और गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद जी जैसे महान राष्ट्र नेताओं को असत्यता के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। सबको मालूम है इतिहास में किसका क्या योगदान रहा है, कौन किसके साथ खड़ा था, कौन माफी मांग रहा था, कौन संघर्ष कर रहा था, कौन जेल में था और कौन पेंशन याफ्ता था। यह सबको सब मालूम है। सोनिया ने इशारे में कहा। पवन खेड़ा इतिहास के पन्ने पलटने लगे और सावरकर के नाम पर राजनीतिक रस्साकशी शुरू हो गई। माफी तो 6 बार मांगे थे, उससे बड़ा उन्होंने लिखित में यह दिया था, मेरे माई बाप आका अंग्रेज साहब, मैं आपकी चरण वंदना करता रहूंगा। आप चाहते हैं नेहरू जी के अलावा कोई नाम ही न लिया जाए, तो क्या दिक्कत है? अशफाकुल्लाह खान का नाम लिया तो दिक्कत हो रही है, वीर सावरकर पे हो रही है। कांग्रेस को वीर सावरकर आजादी के नायक नहीं लगते, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सत्ता में उनकी साझीदार रही शिवसेना के लिए वीर सावरकर नायक हैं। सावरकर जी का जो योगदान रहा है भारत की स्वतंत्रता मूवमेंट में, वो कोई भी नकार नहीं सकता है। हर जन का योगदान होना चाहिए। किसी को बड़ा दिखाने में और किसी को छोटा दिखाने में जो आजकल काम हो रहा है, उससे हमें बचना चाहिए। ये वही वीर सावरकर हैं जिन्होंने काला पानी की सजा काटी। इंदिरा गांधी ने एक चिट्ठी में जिन्हें देश का महान सपूत बताया था। इंदिरा गांधी के राज में ही सावरकर के नाम का डाक टिकट जारी हुआ था। लेकिन राजनीति का यही खेल है, वक्त के हिसाब से यू टर्न मार जाती है। अब ओवैसी साहब को ही लीजिए। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने ये तंज किया कि पीएम मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लाल किले से क्यों नहीं लेते। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। वो करे या ना करे, हम तो करते रहेंगे। लेकिन लाल किले की प्राचीर से पीएम ने अशफाकुल्लाह खां का नाम भी लिया और बेगम हजरत महल का भी। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई हो, जलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गायदिनलियो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल,
ये वक्त आजादी के हर नायक को नमन करने का है, उनके संकल्पों पर चलने का है। इसीलिए पीएम ने बिना भेदभाव किए पंडित नेहरू को भी याद किया और वीर सावरकर को भी। चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया तो अशफाक उल्लाह का भी। लेकिन विपक्ष को तो बस मौका चाहिए मोदी पर उंगली उठाने का। देखा आपने किस तरीके से सियासत के सेंटर में सावरकर, और सावरकर को लेकर ये जो विवाद है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें खूनी रंग भी नजर आया। मामला कर्नाटक का। कर्नाटक के शिमोगा में कुछ लोगों ने वीर सावरकर का पोस्टर हटाकर टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाने की कोशिश की। इसी के बाद दो समुदायों के लोगों के बीच में तनाव फैल गया। तनाव के चलते एक वर्ग के लोगों ने दूसरे वर्ग के एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। ये मामला शिमोगा में आमिर अहमद सर्कल इलाका है, वहीं का है, और इसके बाद लोगों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। शिमोगा में बीते दिन भी वीर सावरकर के पोस्टर्स लगाने का विरोध हुआ था। ये विरोध एसडीपीआई ने किया था। वीर सावरकर के पोस्टर को फाड़ा भी गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। और आज फिर वीर सावरकर के पोस्टर को हटाने की कोशिश हुई, जिसके बाद शिमोगा में धारा 144 लागू कर दी गई। आजादी के सेनानी किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वो सबके हैं। उनका सम्मान करके, उन्हें याद करके देश उन्हें श्रद्धांजलि देता है। पर नफरत की इस राजनीति के दौर ने महापुरुषों को न सिर्फ पार्टियों में बांट दिया है, बल्कि उनके नाम पर हिंसा की ऐसी वारदात हो रही है, ऐसी घटनाएं ही देश को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इस बात को समझना होगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि देश जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो नफरत का नामोनिशान देश में बाकी नहीं होगा। अगर होगी तो सिर्फ तरक्की की नई गाथा, जिसपे विकास होगा। हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी। 5 प्राण। उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। मोदी का मिशन 2047। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।